ज्यादातर बड़े उद्योगों का जिक्र आया। एक बात विषय के संदर्भ में नहीं आई थी, आपकी जानकारी के लिए बता दें। ये हम जानते हैं कि भारतीय मजदूर संघ को नंबर 2 का संगठन ऐसा सरकार ने घोषित करने के बाद सरकार की भारतीय मजदूर संघ के प्रति जो नीति रही है वह अलग अलग तरह की रही है। भारत सरकार की केंद्रीय समसंस्था के नाते भारतीय मजदूर संघ के साथ जो नीति है या जो व्यवहार है वह ठीक ढंग से चल रहा। जहां भारतीय मजदूर संघ को केंद्रीय समसंस्था के नाते जितना प्रतिनिधित्व देना चाहिए उतना प्रतिनिधित्व बराबर मिल रहा और उसके विषय में शिकायत करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन यही बात नीचे के इकाइयों के बारे में नहीं कहा जा सकती। फेडरेशन, यूनियन, इनके साथ जो व्यवहार होता है वह अलग अलग स्थान पर अलग अलग ढंग से हो रहा। भारत सरकार के नीति से इसका सीधा संबंध नहीं है। जहां जैसी परिस्थितियां हैं वैसे न्याय होता है, अन्याय होता है। उदाहरण के लिए भी कहा जाए तो जैसे कुछ उद्योगों में हम पहले स्थान पर है ऐसा बताया गया, उसमें 3 उद्योगों का नाम इस संदर्भ में मैं लेना चाहूंगा। एक रेलवे है, एक टैनरीज है, टैनरीज यानी लेदर वर्क वगैरह, और एक इलेक्ट्रिसिटी। अब ये 3 डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, तीनों में एक जैसा व्यवहार नहीं। रेलवे में प्रारंभ से ये रहा कि रेलवे के ऑफिसर लोग और दोनों मान्यता प्राप्त फेडरेशन के पदाधिकारी, इनकी सालों से साठगांठ रही। साठगांठ इस तरह की रही कि जैसे किसी को जबरदस्ती से झूठ मूठ ट्रांसफर का ऑर्डर दे दिया। अब ट्रांसफर का ऑर्डर आता है तो ये बेचारा दौड़े दौड़े आता है, साहब मेरी माँ बीमार है, पत्नी की तबीयत अच्छी नहीं है, ट्रांसफर कैंसिल करवाओ। यूनियन के सेक्रेटरी के पास पहुंच जाता है। सेक्रेटरी कहता है भाई तुम्हारी केस बहुत कठिन है, ऐसी हो नहीं सकती। जिस ऑफिसर ने ट्रांसफर करवाई बड़ा सख्त है। कहता है नहीं साहब कुछ भी कीजिए, मैं बहुत कठिनाई में हूँ। तो कहता है भाई कल आ जाओ, मैं जरा कोशिश करके देखता हूँ। वैसे तो दोनों की साठगांठ पहले से रहती है। फिर दूसरे दिन वो आता है, वो कहता है कि भाई है तो तुम्हारा मामला कठिन, किंतु कुछ दक्षिणा की व्यवस्था की तो शायद ऑफिसर के साथ बात हो सकती है। तो फिर 2000, 2500 कुछ न कुछ दक्षिणा की व्यवस्था भी हो जाती है। परसेंटेज तय रहता है कि ऑफिसर ने कितना लेना, सेक्रेटरी ने कितना लेना, और ट्रांसफर कैंसिल भी हो जाती है। माने हुआ कुछ नहीं, बैठे बैठे दफ्तर में एक ऑर्डर दे दिया, ट्रांसफर हुई, और दूसरा ऑर्डर दिया, ट्रांसफर कैंसिल की। इसके बीच में रेलवे के ऑफिसर को भी पैसा मिल जाता है, यूनियन के सेक्रेटरी को भी पैसा मिलता है। अब अनेक इस तरह के उदाहरण हैं। ये साठगांठ पहले से चलती आई। अब हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन रेलवे में नंबर 1 पर है ऐसा जब दिखाई दिया तो जितनी चिंता सेक्रेटरी को हुई उतनी चिंता ऑफिसर लोगों को दी। एक मेरे रिश्तेदार ही है, बड़े ऑफिसर है रेलवे में। हमने उनको पूछा कि भाई तुम मुझे जानते हो, परिवार वाले ही है, तुम हमारे रिकॉग्निशन में अड़ंगा क्यों डाल रहे? तुम जानते हो कि हम लोग देशभक्त हैं,
तो हमारा रिश्तेदार नजदीक का था, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे देशभक्ति से और ये रिकॉग्निशन से क्या संबंध है? हमने कहा क्यों? तो बोले तुम जानते हो कि ऐसा हमारा परसेंटेज का बेसिस है, तुम देशभक्त हो या नहीं हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम लोगों को रिकॉग्निशन मिलेगा तो तुम ये परसेंटेज बेसिस पर आओगे क्या? हमने कहा ये तो हमारे लिए कठिन है। तो बोले आपके लिए रिकॉग्निशन भी कठिन है। माने इस तरह से जो पुराना संबंध था, इसके कारण ऑफिसर लोगों से भी विरोध। बाद में हमने, हमारी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन AIRF के प्रमुख से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आपके लिए रिकॉग्निशन का रेलवे में जो महत्व है उससे हमारे लिए दूसरा है। हमने कहा क्या है? रिकॉग्निशन का मतलब रिकॉग्निशन। बोले नहीं, आपके लिए तो इतना ही है कि आपकी इज्जत बढ़ेगी, हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। हमने कहा यहाँ जीवन मरण क्या आ गया? बोले हम जानते हैं कि हमसे नीचे के हमारे कर्मचारी कोई संतुष्ट नहीं, रिकॉग्निशन है इसके कारण वो आज हमारे साथ है। जैसे ही आपको रिकॉग्निशन मिल जाएगी हमारे मेंबर आपके तरफ चले जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। तो तुम्हारे लिए केवल इज्जत का सवाल है, हमारे लिए जिंदगी का सवाल है, हम खत्म हो जाएंगे। कि अलग अलग कंसिडरेशन। अब इसका दबाव मिनिस्टर पर आने के कारण नंबर 1 होते हुए भी हमें बताया गया है कि भाई हमारा पॉलिटिकल डिसीजन है, आपको रिकॉग्निशन नहीं देना। तो इसलिए हम लोग फिर कोर्ट में गए। कोर्ट ने रिकॉग्निशन देना चाहिए ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसमें कुछ अडंगेबाजी, टालम टोल, सरकमवेंशन जिसको कहते हैं, यह एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया, रेलवे बोर्ड ने। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा, जनवरी में उसकी तारीख आएगी, देखेंगे उसका क्या होता है। लेकिन यह एक रेलवे में हालत। अब इसके विपरीत टैनरीज में और इलेक्ट्रिसिटी, वहां हम लोग नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर इंटक। दोनों जगह हम लोगों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला, इंटक को कम मिला। इलेक्ट्रिसिटी में हमको 4 मिले, उनके 3 प्रतिनिधि मिले। टैनरीज में हमारे 3 हुए, उनके 2 हुए। इंटक के लोगों ने सरकार को कहा कि हम ऑल इंडिया लेवल पर पहले क्रमांक के हैं, इसलिए हमारा प्रतिनिधित्व ज्यादा होना चाहिए। उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा भाई ऑल इंडिया लेवल पर तुम क्या हो, ये सवाल नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट में तुम नंबर 2 पर हो, भारतीय मजदूर संघ नंबर 1 पर है, इसलिए उनको ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा, तुमको कम प्रतिनिधित्व मिलेगा। दोनों जगह हम लोगों को ज्यादा प्रतिनिधित्व। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नीचे फेडरेशन के साथ जो व्यवहार होता है उसमें कोई समानता नहीं। वहां की परिस्थिति, वहां के संबंध, इसके आधार का भी, इसका भी परिणाम कुछ इस पर होता है। किंतु भारतीय मजदूर संघ को केंद्रीय श्रम संस्था के नाते एक बार मान्यता मिलने के पश्चात अब तक केंद्रीय सरकार का जो व्यवहार रहा उसमें कोई पक्षपात नहीं है, जैसा मिलना चाहिए वैसा प्रतिनिधित्व मिल रहा। यह एक बात कल के विषय के संदर्भ में नहीं आती थी, आपके जानकारी के लिए यह रखता हूं। दूसरी बात है, अब ये जो बड़े बड़े उद्योग है उनका कारोबार एक अलग बात है, किंतु वहां की कई बातें ऐसी है कि जो टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, केमिकल, छोटे कारखाने, यहाँ यूनियनें चलाते समय ये सब बातें लागू ही नहीं। यहाँ का सारा जो दृश्य है वो अलग है, सारा जगत यहाँ का अलग है, यहाँ के प्रॉब्लम्स अलग ढंग की आती है और इसलिए इनका विचार कुछ अलग ढंग से करने की आवश्यकता है। अब इस दृष्टि से थोड़े कुछ बिंदु विचार के मैं रखना चाहता हूँ। ये सारे बिंदु ऐसे हैं कि जो हमने पहले रखे, लेकिन मेरा ऐसा निरीक्षण है कि कई बार बताने के बाद भी उन पर अमल नहीं हो रहा। इस दृष्टि से केवल कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये एक सूत्र विषय नहीं है, अलग अलग पॉइंट्स केवल विचार के लिए। एक तो बहुत बार दोहराया गया, कार्यकर्ता कहां तक इसको अमल में ला सके
कहना कठिन है कि अपना यह जो ट्रेड यूनियन का काम है, इस काम में यश भी मिलता है, अपयश भी मिलता है। कोई यूनियन नहीं कि जो कहेगी कि हमेशा हमारा हर एक आंदोलन सफल हुआ है, हर एक काम हमारा, ऐसा नहीं। कभी यश आता है, कभी अपयश आता है। अब हमने इस इलाके में ऐसा देखा, दिल्ली के ऊपर हमने आमतौर पर ऐसा देखा कि जब थोड़ा सा यश आता है तो लोग हमारी जय जयकार करने लगते हैं, हम भी फूल जाते हैं, यश हमारे भी मस्तिष्क में चला जाता है, हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, आनंद होता है, गर्व होता है कि भाई हम बड़े यशस्वी हो गए। अब इसमें तो आपत्ति नहीं, लेकिन जो आदमी यश के कारण आनंदित होता है उसके लिए गड़बड़ यह है कि अपयश के कारण फिर वो बहुत दुखी भी हो जाता है। यश के कारण आनंदित होते समय तो अच्छा लगता है, लेकिन जिसको यश के कारण आनंद होता है वो अपयश के कारण दुखी होता है, और लोगों की प्रतिक्रिया भी वैसी रहती है। इधर तो ये हाल है कि आपने 5 रुपया यदि ज्यादा बढ़ा दिए तो एकदम आपकी जय जयकार लोग करेंगे, लेकिन आपने 100 मांगे लोगों की पूरी करवाई जो बड़ी मांगे थी, और एक छोटी सी मांग पूरी करने में यदि आप असमर्थ रहे तो तुरंत आपका मुर्दाबाद भी शुरू हो जाए। माने ये कोई नहीं सोचेगा कि हमारी 100 बड़ी मांगे इन्होंने पूरी करवाई है, अब एक छोटी सी बात नहीं पूरी हुई, क्या आपत्ति, ऐसा नहीं सोचेगा, एकदम आपका मुर्दाबाद। ये यहाँ के लोगों का स्वभाव है। ये कुछ प्रादेशिक विशेषताएं होती है, वैसे दिल्ली के ऊपर ये विशेषता है। तो यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद में 2 मिनट का भी अंतर मुश्किल से रहता है। आपको फूलों की माल चढ़ाने वाले जूतों की माल भी 2 मिनट के अंदर अंदर आपको चढ़ा सकते। तो अपने मन के ऊपर यश का भी परिणाम न हो और स्वयं हम आनंदित न हो यश के कारण, और हमारे मन के ऊपर अपयश का भी परिणाम न हो, उसके कारण हम बहुत निराश न हो, ऐसी अपनी मनोभूमिका यदि रही तो फिर मजदूरों में काम करना हमारे लिए संभव हो सकता है। फिर हम वो जिंदाबाद मुर्दाबाद भी सब हजम कर सकते, फूलों की माला और जूतों की माला भी हम सब हजम कर सकेंगे। लेकिन हमारी मनोवृत्ति यदि ऐसी रही कि थोड़ी सी जय जयकार हुई तो फूल गए कि हम ही हैं, और फिर मुर्दाबाद होने लगा तो कहने लगे कि अरे यार हम इतना मजदूरों के लिए करते हैं, सब साले बेईमान हैं, ऐसे यदि हमारा ही मन रहा तो हम ये जिंदाबाद मुर्दाबाद बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, फूलों की और जूतों की माला हम हजम नहीं कर सकेंगे। तो इस दृष्टि से हमने अपने मनस्थिति को ठीक रखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि यश भी आता है, अपयश भी आता है, जिंदाबाद भी होता है, मुर्दाबाद भी होता है। एक के कारण आनंदित होने की आवश्यकता नहीं, दूसरे के कारण परेशान होने की, दुखी होने की आवश्यकता नहीं, ये सब चलते रहता है। अंग्रेजी में एक अच्छा मुहावरा है, टेकिंग इन ए स्ट्राइड। तो सब बातें चलती रहती है, ऐसा सोचकर आगे बढ़ना, ये स्वभाव हमारा बनने की आवश्यकता है। कई बार ये बात कही गई तो भी मुश्किल है कि कार्यकर्ता, एक आध बार हमने ये देखा कि पराजय के समय भी आदमी एक आध बार हिम्मत रखता है, लेकिन विजय के समय आनंदित न होना, ये आदत जरा कठिन दिखती है, लगानी चाहिए। यश के बावजूद आनंदित न होना, ये आदत लगाने की आवश्यकता है। तब तो अपयश के समय भी आप स्थिर बुद्धि रख सकेंगे, सभी बातों को हजम कर सकेंगे। दूसरा एक छोटा सा पॉइंट रखा था, आपने थोड़ा बहुत उसके ऊपर ध्यान दिया है ऐसा मैं समझता हूँ। वह रखा था कि भाई हम अपना काम यूनियन का करते हैं, यह तो ठीक है, कैसे करना क्या करना ये तो वर्ग में सिखाया जाता है, लेकिन जैसे छोटा नया नया पौधा है तो उसको जानवर आकर खा न डाले इसके लिए उस पर फेंसिंग करते हैं, आपने देखा होगा। ऐसा जो छोटा पौधा होता है वहां उसको फेंसिंग करते हैं। अब यूनियन को हमेशा फेंसिंग की आवश्यकता होती है। यूनियन छोटी रहे बड़ी रहे,
और छोटी यूनियन को, जैसे मैंने कहा कि इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल है, केमिकल है, बाकी छोटे कारखाने हैं, ऐसे यूनियनों को तो फेंसिंग की आवश्यकता ज्यादा रहती है ताकि जानवर उसको कोई आकर खा न डाले। अब इस दृष्टि से टप्पर का आवश्यक है। अब इसमें बहुत लोग यूनियन का काम तो अच्छा करते हैं, लेकिन ये फेंसिंग की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता। एक तो अपने यूनियन में काम करते हुए भी कारखाने में ही जिनके साथ संबंध आते हैं उनके साथ संबंध कैसे रखना, इसका विवेक हमारे मन से हट जाता है। जैसे मैनेजमेंट है, अब मैनेजमेंट के लोगों के साथ हमारा संबंध कैसा रहे, तो मैनेजमेंट के साथ जायज मांगों के लिए लड़ना भी, संघर्ष करना भी, लेकिन किसी के साथ व्यक्तिगत दुश्मनी मोल लेना नहीं। दोनों में अंतर, माने संघर्ष करना है लेकिन किसी के भी साथ व्यक्तिगत दुश्मनी की बात न हो। नमस्ते के संबंध सबके साथ रहने चाहिए। और जब आंदोलन शुरू होता है, गेट मीटिंग में हम भाषण देते हैं, तो इधर की तो पहले पद्धति बहुत थी कि एकदम मैनेजमेंट के एक एक आदमी को नाम लेकर, उसके माँ और बहन का भी कभी कभी नाम लेकर, ये ज्यादा प्रगतिशील माना जाता था, क्रांतिकारी माना जाता था। तो गालियां देना और स्यापा वगैरह जो चलता है, शायद हरियाणा में भी चलता होगा, पंजाब में तो चलता ही है, तो स्यापा वगैरह ये बड़ी प्रगतिशील बातें मजदूर क्षेत्र में चलती है। इधर अपनी विशेषता है कि हम इन बातों का सहारा नहीं, छापा वगैरह पहले अपने लोग भी करते थे क्योंकि आदत से मजबूर हो जाते, किंतु हम लोगों ने कहा भाई ये नहीं चलेगा। गेट मीटिंग में मैनेजमेंट के किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर गाली देना या उसके मां बहन का उल्लेख करना, ये नहीं चलेगा। हमारे भाषण जो होंगे वो व्यक्ति के ऊपर टीका करने वाले न हो, लेकिन हाँ जो हमारी मांगे हैं उनको ठीक ढंग से रखा जाए। मांगों के लिए संघर्ष करने के लिए मजदूरों का आह्वान किया जाए, किंतु हमारी भाषा में इस तरह की छोटे दिल की बात कोई नहीं आनी चाहिए, यह कहा गया। ऐसा यदि होता है तो सभी संघर्षों के बावजूद व्यक्तिगत संबंध सबके साथ अच्छे रहे। वही बात दूसरी यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ। बहुत बार क्या होता है कि हमारी दूसरी यूनियन से स्पर्धा तो है, इसलिए एक दूसरे के खिलाफ भी हम बोलते हैं, किंतु नाम लेकर गाली देना, इसको यदि हमने टाल दिया या नीचे के स्तर पर आकर गाली देना यदि हमने छोड़ दिया, तो सारे विरोधों के बावजूद हमारे और उनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे रह सकते हैं। हमारा तो नागपुर में सभी के साथ संबंध था, कम्युनिस्टों के साथ। तो हमारी तो बात यह हो जाती थी नागपुर में कि इधर उनकी गेट मीटिंग हो रही, इधर हमारी गेट मीटिंग हो रही, दोनों एक दूसरे को कोस रहे हैं, लेकिन मीटिंग के बाद एक ही होटल में हम दोनों आकर चाय भी लेते थे। आज कौन से पॉइंट्स हमारे खिलाफ तुमने कहे हैं, कल कौन से कहने वाले हो, आज हमने तुम्हारे खिलाफ क्या बोला है, कल हम क्या बोलने वाले हैं, आपस में चर्चा भी हो जाती थी। तो यदि अपने वाणी पर नियंत्रण रखा, टीका बिल्कुल आप कर सकते हैं, टीका होनी चाहिए, कम्युनिस्टों का है, आईएनटीसी का है, ये सारा चलता है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर यदि हम उतर कर नहीं आए, नीति के खिलाफ यदि हम बोलते रहे, तो सारे विरोधों के बावजूद व्यक्तिगत संबंध अच्छे रह सकते हैं। इसका उपयोग होता है, किसी को भी व्यक्तिगत दुश्मन बनाना इसकी आवश्यकता नहीं है, नीति के नाते हम उसका विरोध कर सकते। किंतु जैसे मैंने कहा कि ये जो फेंसिंग है, जानवर आकर न खाए, इसलिए ये फेंसिंग रखना छोटे उद्योगों में बहुत आवश्यक होता है। अब ये हम समझते हैं कि हमारे ट्रेड यूनियन के क्षेत्र में तो ये आता नहीं। जैसे आप देखिए, छोटे उद्योगों में हम बहुत बार ऐसा होता है कि जहां फैक्ट्री वगैरह रहती है वहीं नजदीक चाय की दुकानें रहती।
ये चाय की दुकानें कोई बड़े रेस्टोरेंट नहीं रहते। तो रास्ते के किनारे वो अपना अंगूठी जलाता है, वहीं एक दो बेंचेस पड़े रहते हैं, लोग वहीं आकर गपशप करते हैं। जिसको जब फुर्सत होगी वहां आता है, चाय लेता है, कोई गप करता है, कोई घर जाता है, कोई घर से आता है, कोई ऊपर कोई बड़ा छप्पर वगैरह भी नहीं रहता। किंतु ये जो चाय की दुकानें होती है ये बहुत बड़ा अड्डा होता है। यहाँ अलग अलग यूनियन के लोग आते हैं, जो किसी यूनियन में नहीं ये भी आकर बैठते हैं, वहां गपशप होती है, उसी में से एक वायुमंडल बनता है। ये कोई प्रोग्राम नहीं है, किंतु ये चाय की दुकान ये वायुमंडल बनाने का बड़ा अच्छा स्थान होता है। तो ऐसे जो अड्डे हो गए अपने कारखाने के अगल बगल में, ये अड्डे कौन से हैं? वहां हमारा भी जाना उठना बैठना रहना चाहिए। हमने कुछ अच्छे कार्यकर्ता देखे जिनका कहना है कि अरे वहां बैठे, वो बेंच पर बैठे, हमारे इज्जत के नीचे की बात है, ऐसा नहीं। तो जहां जहां लोग आते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं, वहां हमारा भी जाना होना चाहिए, वहां हमने बैठना चाहिए। कोई अपनी बात बोलना चाहिए, भाषण देना चाहिए, ऐसा नहीं, उनकी भी सुनना चाहिए। जैसे चार लोग गपशप करते वैसे ही, लेकिन सबके साथ उसमें संबंध प्रस्थापित होता है। और ऐसे जो दुकान के मालिक दुकानदार छोटे होते हैं उनके साथ भी अपना संबंध रहे, बहुत इसका उपयोग होता है। आपको जब ज्यादा झगड़े पैदा होते हैं तो आपको पता चलेगा कि ऐसे संपर्कों का बहुत लाभ होता है। वैसे हमारा लेबर डिपार्टमेंट के साथ तो संबंध रहता ही है, तो आवश्यक है कि उनके सभी अधिकारियों से हमारा व्यक्तिगत परिचय रहे, व्यक्तिगत संपर्क रहे। अपना जो भारतीय मजदूर संघ का एक कैरेक्टर है वह उनके सामने हम प्रस्तुत करें, जिसके कारण अपने विषय में उचित भावना उनके मन में जागृत हो। इसमें इसकी आवश्यकता नहीं है कि हम किसी की चापलूसी करें, किसी को जैसे वो राजनीतिक लोग करते हैं कि किसी को ज्यादा एकदम बढ़ावा दे देना, इसकी आवश्यकता नहीं है। चापलूसी की आवश्यकता नहीं है, खोशामत की आवश्यकता नहीं, लेकिन अपनी डिग्निटी रखते हुए, अपनी प्रतिष्ठा रखते हुए, किंतु सब अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत परिचय, व्यक्तिगत संपर्क यह रखना यह आवश्यक है। वैसे अपना छोटे कारखानों में जो अपना काम है, इसमें यह आवश्यक है कि नजदीक के पुलिस थाने वालों के साथ भी संबंध रखना। ये बहुत बार ऐसी समस्या आती है जो केवल औद्योगिक समस्या नहीं होती, झगड़े की भी बात आती है, लॉ एंड ऑर्डर की भी बात आती है। तो अपने नजदीक जो कारखाने के नजदीक जो पुलिस थाने हैं वहां के अधिकारियों के साथ परिचय रहे। वहां भी ऐसी आवश्यकता नहीं है कि हम लाचारी की भूमिका ले, ऐसी आवश्यकता नहीं है, बराबरी की भूमिका से। लेकिन पुलिस के अधिकारी इनके साथ भी अपने नमस्ते नमस्ते के संबंध हो, यह आवश्यक है। इसी तरह के अपने तरफ लाचारी लेते हुए नहीं, बराबरी के नाते, किंतु प्रायः जहां छोटे कारखाने होते हैं वहां कारखाने के मालिक या दूसरी यूनियन के लोग गुंडा लोगों को रखते हैं। अब हमने तो गुंडागर्दी करनी नहीं है, हम गुंडा लोगों को ऐसा पाले, यह तो संभव भी नहीं, हम चाहे तो भी, और वो अपने काम में बैठता भी नहीं। लेकिन ऐसे सभी गुंडा लोगों के साथ नमस्ते के संबंध चाहिए। लाचारी की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन नमस्ते के संबंध चाहिए। सभी बातों का उपयोग होता है, उनके साथ भी नमस्ते के संबंध रखना यह बहुत आवश्यक है। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट हो, लेबर डिपार्टमेंट हो, गुंडागर्दी करने वाले लोग हो, सभी के साथ यदि अपने संबंध रहते। वैसे बहुत जगह छोटे कारखाने के लोग भी कॉलोनीज में रहते हैं। कॉलोनीज में यदि है तो कॉलोनीज के जो उठने बैठने के स्थान है, मार्केट है, यहाँ अपना जाना आना उठना बैठना, लोगों के साथ संबंध ऐसा है कि हमारा रहा तो एक वायुमंडल ऐसा तैयार होता है। ये ठीक है, अपनी मांगे है, अपने औद्योगिक संघर्ष है, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन इस अपने व्यवहार के कारण कुल मिलाकर वायुमंडल ऐसा पैदा होता है कि ये छोटे, यहाँ जो अपना छोटा पौधा है उसको एक संरक्षण प्राप्त हो जाता है, फेंसिंग प्राप्त होता है, और कुल मिलाकर वायुमंडल अपने लिए अनुकूल हो जाता है। तो यह जो एक संपर्क की बात बहुत पहले से हम लोग दोहरा रहे, मैं समझता हूं कि इसका कुछ न कुछ उपयोग हो रहा है।
अधिक ध्यान इधर देने की आवश्यकता है। फिर एक बात है कि एक एक कारखाने में हमारी शक्ति कभी अधिक हो, कभी कम हो, कभी संख्या हमारी अच्छी हो, कभी संख्या हमारी छोटी हो, किंतु ऐसा दिखाई दिया, अनुभव ऐसा है कि मान लीजिए कि एक छोटे जिले के या तहसील के स्थान में हमारी 4 यूनियन है। अब चारों यूनियन के लोग अपने अपने यूनियन का काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान केवल अपने यूनियन तक सीमित है। वहां भारतीय मजदूर संघ की और 3 यूनियनें हैं, इधर किसी का ख्याल ही नहीं। और फिर जब संघर्ष शुरू होता है तो फिर उनको लगता है कि अरे हम तो अकेले हैं, हमारे खिलाफ इतनी बड़ी ताकत खड़ी है, हम क्या करेंगे। लेकिन वहीं हमने यह देखा कि यदि ऐसी पद्धति रखी कि जितने भारतीय मजदूर संघ के लोग हैं, 2 तरह की यूनियन है, एक तो स्थानिक यूनियनें होती और दूसरा क्या है कि जो ऑल इंडिया फेडरेशन है उनके भी यूनिट्स वहां होती। जैसे कहीं टेक्सटाइल केमिकल के अपने यूनिट्स हो गए, वहां पोस्टल का भी यूनिट होगा, बैंक का भी यूनिट होगा, LIC का भी यूनिट होगा। उनके वहां लोकल यूनियन नहीं है, वो ऑल इंडिया की या प्रोविंशियल फेडरेशन के ब्रांचेस के लोग वहां रहते। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग उद्योगों में जो भारतीय मजदूर संघ के लोग हैं, तो हर एक उद्योग से, हर एक कारखाने से, हर एक डिपार्टमेंट से एक एक 2-2 आदमी को लेकर यदि हम सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार बैठने का उपक्रम करें, अंग्रेजी में ऐसे पद्धति को ट्रेड यूनियन काउंसिल कहा करते हैं, ट्रेड्स काउंसिल कहते हैं, ट्रेड यूनियन काउंसिल भी कहते हैं। तो हर उद्योग के जो प्रमुख 2-2, 3-3 कार्यकर्ता है या एक एक कार्यकर्ता है, ये सब कार्यकर्ता सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार निश्चित दिन तय करके फिर तुम्हारे उद्योग में क्या है, हमारे उद्योग में क्या है, तुम्हारी आवश्यकता क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है। और कभी कभी तो यह होता है कि इसके कारण एक दूसरे की हम सहायता भी कर सकते हैं। यह तो संभव नहीं है कि हर उद्योग में यदि समस्या खड़ी होती है तो बाहर के उद्योग के लोग आकर हर दिन उनकी सहायता करें, यह तो संभव नहीं। लेकिन कोई बहुत क्रिटिकल ऐसा क्षण रहा, बहुत ऐसा महत्व का क्षण रहा, तो बाहर के लोग भी सहायता कर सकते हैं। अब कई बार यह देखा गया कि एकाध कारखाने में हमारी शक्ति बहुत कम है, जिसके कारण मैनेजमेंट का भी हौसला बढ़ जाता है, वो हमको कुचलने की कोशिश करते हैं। दूसरे प्रतिस्पर्धी यूनियन वाले भी लोग हमारे लोगों का उपहास करते हैं, विरोध करते हैं, गुंडागर्दी भी करते हैं। लेकिन ऐसा दिखाई दिया कि जहां ऐसी व्यवस्था है कि अपना ट्रेड यूनियन काउंसिल बैठता है, पता चलता है कि यहाँ हमारी संख्या कम है, लोग जरा गड़बड़ कर रहे हैं, और ऐसे समय कहीं झगड़ा हो गया और एक आध बार भी हमने अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन भारतीय मजदूर संघ के नाते किया। एक कारखाने के लोग ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए नहीं कर सकते, उनकी संख्या कम है, लोग जानते हैं। लेकिन वहां के जो 4, 5, 6 यूनिट्स हो गए, सब यूनिट्स के लोग मिलकर एक दिन यदि अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन वहां हुआ तो वहां के कम संख्या में जो हमारे लोग हैं उनको एक संरक्षण प्राप्त हो जाता है, मैनेजमेंट का हौसला भी कुचलने का कम हो जाता है, दूसरे यूनियन पर भी एक दहशत हो जाती है कि अकेले नहीं है, इनके पीछे कोई ताकत है। तो इस तरह से जहां जहां हम लोग हैं वहां वहां साप्ताहिक बैठक हमारे सब यूनियन के एक दो प्रमुख लोगों को लेकर साप्ताहिक बैठक या पाक्षिक बैठक ऐसी हो जाए, तो इसके कारण एक के सहारे दूसरे को ताकत मिल जाती है, सभी की ताकत बढ़ जाती है। तो ये जो अकेलापन महसूस होता है यह भी समाप्त हो जाएगा। यही एक पद्धति कुछ स्थानों पर शुरू हुई होगी, कुछ स्थानों पर शुरू नहीं होगी। जहां शुरू नहीं हुई वहां ये शुरू हो जाए, ये अच्छा है। फिर और एक बात कही गई थी, ये कहा गया था कि भाई हर यूनियन में कार्यकर्ताओं की टीम होनी चाहिए। ये तो बात ठीक है कि कहीं भी काम शुरू होता है तो शुरू में सब काम एक ही आदमी को करना पड़ता है। अपनी यहाँ पद्धति भी ऐसी है, यदि एक तो सार्वजनिक काम करने के लिए कोई सामने आता ही नहीं, कोई सामने आ भी गया
तो लोग कहते कि ये अच्छा हमाल है, ये अच्छा काम कर रहा है, इसी को करने दीजिए। कोई उसकी सहायता करने के लिए आता नहीं। तो एक ही आदमी को सब करना पड़ता है। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे कि यदि कहीं मीटिंग लेनी हो तो मीटिंग का पोस्टर चिपकाने का भी काम आपको ही करना पड़ता है, मुनादी का भी काम आपको ही करना पड़ता है, फिर टेबल कुर्सी वहां लाकर रखने का काम आपको करना पड़ता है, लाउड स्पीकर लगाने का काम आपको करना पड़ता है, और फिर अच्छे कपड़े पहनकर आकर भाषण देकर लीडर का काम भी आपको करना पड़ता है। और जब लोग चले जाते हैं तो दोबारा अपने सर पर टेबल कुर्सी वापस ले जाने का भी काम आपको ही करना पड़ता है। ऐसा होता ही है। हिंदी में एक कहावत है कि लाओ बांधी ऐसा नर, पीर बबरची भिस्ती खर। एक लड़की दूसरे को कह रही कि ऐसा आदमी मेरे लिए खोज कर लाओ कि जो चारों काम करेगा, पीर का भी काम करेगा, बबरची का भी काम करेगा, भिस्ती का भी काम करेगा और गधे का भी काम करेगा। ऐसा है। तो अपने यहाँ लोगों की भी मनोवृत्ति ऐसी है कि जो काम करता है उसी के ऊपर काम आ जाता है। ये तो ठीक है, लेकिन हमने भी यह देखने की आवश्यकता है कि हम अपने साथ काम में लोगों को जुटा सकें। दूसरी भी बात है कि मैं बहुत अच्छा काम ध्येयनिष्ठ कर रहा हूं, किंतु आखिर मेरे अंदर भी कुछ गुणावगुण है, मेरी कुछ क्षमताएं हैं, कुछ अक्षमताएं हैं। कुछ बातें मैं ठीक ढंग से कर सकता हूं, कुछ बातें मैं ठीक ढंग से नहीं कर सकता। तरह तरह के लोग हैं। कुछ लोग हैं कि जो लाउड स्पीकर बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, लेकिन उनको यदि कहा कि चार्जशीट का जवाब देना है तो कहते साहब कागज कलम से हमारी दुश्मनी, ये काम मत बताओ। मैं भाषण में उसका उल्लेख कर सकता हूं, चार्जशीट का जवाब नहीं दे सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो टेबल वर्क अच्छा कर सकते हैं, पत्र व्यवहार कर सकते हैं, सब कुछ टेबल का लिखाई का काम कर सकते हैं, लेकिन इसी आदमी को यदि लाउड स्पीकर पर खड़ा किया तो पैर लड़खड़ाने लगते, वो बोल ही नहीं पाता। कुछ लोग सबके साथ संपर्क अच्छा रखते हैं, लेकिन वो लिख भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे हम लोगों ने देखा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भाषण बहुत अच्छा देते हैं। अब मुझे अनुभव है कि भोपाल में नया नया जब काम शुरू हुआ तो उन्होंने एक नेता को बुलाया। भारतीय मजदूर संघ के थोड़े ही लोग थे, इसलिए एक दूसरे को बुलाते थे। तो उन्होंने कहा कि वो फलाने बड़े अच्छे वक्ता है, उनको बुलाने की इच्छा है। अब हमारे मन में तो नहीं था, लेकिन हमने कहा कि बुलाते हैं तो ठीक है। मैं भी गया। अब गेट मीटिंग पर उनका भाषण हुआ। अब गेट मीटिंग का भाषण 15-20 मिनट का होता है। वहां लंबा चौड़ा भाषण करने के लिए तो गुंजाइश नहीं, जैसे राजनीतिक भाषण लंबे चौड़े वैसे तो होते नहीं, क्योंकि कुछ लोग अंदर जाने की जल्दी में रहते हैं और जो अपनी पाली खत्म करके बाहर लोग आते हैं वो अपने बाल बच्चों का मुंह देखना ज्यादा पसंद करेंगे, नेता का मुंह देखना कम पसंद करेंगे। तो इसलिए वो जाने की जल्दी में रहते हैं। तो इसलिए 15-20 मिनट में अपनी बात अपने को रखना पड़ता है। 1, 2, 3, 4 वहां चुटकुले और कथा कहानियां और ये सारा इसके लिए गुंजाइश नहीं रही। तो गेट मीटिंग में उनको खड़ा किया। मैं बाजू में ऐसे ही रास्ते के किनारे, जैसे मैंने कहा बेंच है और वहां चाय की दुकान है, ऐसी जगह मैं भी बैठा था भाषण सुनने के लिए। अपना ही मंच था। जोरदार भाषण हुआ और जैसे मैंने शुरू में कहा कि उन्होंने मांगों के बारे में कहा, उससे ज्यादा भी मैनेजमेंट के लोगों को गालियां कस कर दी और गालियां भी एक एक का नाम लेकर दी और उनके मां बहन का भी उल्लेख करते हुए बड़ा जोरदार भाषण हुआ। लोग आए तो कहने लगे कि साहब लीडर चाहिए तो ऐसा। मैंने कहा भाई हाँ ठीक है। अब शुरू में हम इतना नहीं बोलते थे, आज तो आप हमको बोलने देते इसलिए बोल रहे। शुरू में हमारी बात कौन सुनता? तो साहब लीडर चाहिए तो ऐसा। बिल्कुल किसी को बख्शता नहीं है। मैंने कहा बात। तो फिर लीडर साहब आए, कहा कि अरे भाई चाय लाओ इनके लिए। तो किसी ने कहा नहीं चाय से जरा पकौड़े भी बनाओ। अब पकौड़े बनते बनते थोड़ा समय लगा तो 20-25 मिनट वहां बैठना पड़ा।
लेकिन 20-25 मिनट में अनुभव दूसरा आया। गेट मीटिंग में तो उन्होंने मैनेजमेंट के लोगों को कसकर गालियां दी, लेकिन ये जो अपने ही लोगों के साथ 20-25 मिनट बैठे उसमें भी अहंकार के कारण उन्होंने हरेक को कुछ न कुछ कोसा, कुछ न कुछ गाली हरेक को दी। वो जो दुकानदार था उसको भी गाली दी, वो जो बेरा था उसको भी गाली दी, यहाँ बैठे हुए लोगों को भी गालियां देना शुरू किया। जब उनको रवाना किया तो ये लोग आ गए। उन्होंने कहा कि ठंडी जी, इनको भाषण के लिए सिर्फ बुलाइए, लेकिन ऐसी व्यवस्था कीजिए कि स्टेशन से गेट मीटिंग में आ जाए, गेट मीटिंग से स्टेशन पर जाए। हमने कहा भाई क्यों? बोले ये बीच में रहेंगे तो और दुश्मन पैदा हो जाए। माने भाषण अच्छा देता है, लेकिन 4 लोगों को 4 मिनट तक साथ में लेकर नहीं चल सकता। अलग अलग लोगों में अलग अलग गुण होते हैं। अब एक कार्यकर्ता हमारा कितना भी अच्छा रहा, सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता। तो उसने यह देखना चाहिए कि मेरे अंदर काम के लिए आवश्यक ऐसे कितने गुण हैं, कौन से गुणों की आवश्यकता है, लेकिन वो गुण मेरे अंदर नहीं है। तो अपने कारखाने में, अपने मोहल्ले में ऐसे आवश्यक गुणों से युक्त ऐसे कोई अपने साथी मिल सकते हैं क्या? उनके साथ संपर्क करना, अपने यूनियन के काम में उनको इंटरेस्टेड करना, रुचि उत्पन्न हो यूनियन के काम में, धीरे धीरे अपना भारतीय मजदूर संघ क्या है उनको समझाना। हम जैसे ध्येयनिष्ठ है वैसे वह भी धीरे धीरे ध्येयनिष्ठ इसकी कोशिश करना। जैसे हम कहते हैं एक दीप दूसरा जलाए, वैसे उसको भी अपने ध्येय के नजदीक लाना और फिर उसके गुणों का उपयोग अपने यूनियन के लिए करवा लेना। माने यूनियन के काम के लिए अलग अलग गुणों की आवश्यकता है, हम अकेले सर्वगुण संपन्न हो नहीं सकते। तो जितने गुणों की आवश्यकता है और मेरे अंदर भी वो गुण नहीं है, तो ऐसे गुण वाले लोग पकड़कर उनको काम में जुटाना और इस तरह से एक टीम खड़ी करना, और वह टीम ऐसी हो कि सबके सामने एक ही ध्येय है और एक ही पथ के राही होने के कारण सबके मन में एक दूसरे के बारे में प्रेम है, विश्वास है, कोई आपस में गलतफहमी निर्माण नहीं हो सकती। तो समान ध्येय है, प्रेम और विश्वास आपस में है। इस तरह की टीम को अपने भारतीय मजदूर संघ में हम पहले से कहते आए हैं मास्टर माइंड ग्रुप। ऐसा हम लोगों ने कहा कि मास्टर माइंड ग्रुप हर यूनियन में होना चाहिए। तो अपनी जैसे यूनियन की शक्ति का एक क्राइटेरियन, एक कसौटी यह है कि संख्या कितनी है। वैसे हम लोगों ने कहा उससे ज्यादा बड़ी कसौटी यह है कि मास्टर माइंड ग्रुप कितना अच्छा है। मास्टर माइंड ग्रुप अच्छा रहना इसका मतलब है कि उसमें संख्या कितनी है। मास्टर माइंड ग्रुप में जो टीम में जो लोग हैं उनकी ध्येय निष्ठा कैसी है, उनकी गुणवत्ता कैसी है। तो मास्टर माइंड ग्रुप की संख्या बढ़ती रहे, मास्टर माइंड ग्रुप की गुणवत्ता बढ़ती रहे, यह ज्यादा डिपेंडेबल, ज्यादा विश्वसनीय आधार शक्ति का है। जहां तक मेंबरशिप की बात है, मेंबरशिप बढ़ाने का प्रयास तो हम लोग करते ही रहते हैं। हर महीने में हम मेंबरशिप का प्रयास करते हैं, लेकिन मेंबरशिप ये विश्वसनीय आधार नहीं हो सकता। हालांकि सरकार की दृष्टि से, जनता की दृष्टि से इसका महत्व है यह समझकर हम कोशिश करते रहे, लेकिन यह विश्वसनीय आधार नहीं हो सकता। एक आध बार आपने अच्छा काम किया तो आपकी मेंबरशिप एकदम बढ़ जाएगी, एक आध बार आपका काम नहीं जमा तो मेंबरशिप एकदम घट जाएगी, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन विश्वसनीय आधार कुछ होगा। तो यह जो कार्यकर्ताओं की टीम है, कार्यकर्ताओं का मास्टर माइंड ग्रुप है, यह विश्वसनीय आधार है। तो इसकी संख्या भी बढ़ते रहे, वह संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन इस मास्टर माइंड ग्रुप के हर एक व्यक्ति की ध्येय निष्ठा बढ़ती रहे, गुणवत्ता बढ़ती रहे, यह देखना आवश्यक हो जाता है। तो मास्टर माइंड ग्रुप हर यूनियन में तैयार हो और एक एक जगह जो अपनी अलग अलग यूनियनें हैं उनके लोग सप्ताह में या पखवाड़े में एक बार एकत्रित आ जाए, ऐसी यदि व्यवस्था हो जाती है तो हर जगह आदमी हम उतने ही हैं, किंतु अपनी ही शक्ति बढ़ गई, ऐसा अनुभव हम लोगों को है।